देते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो देखेंगे आप लोग सभी, अभी हमने जो लास्ट क्लास ली थी, क्लास नंबर 1, उसमें डी एंड एब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। होमवर्क आपके लिए ये था कि K2CR2O7 और KMnO4, ये जो अपने दो टॉपिक रह गए थे, वो आप लोगों को करने हैं कवर। ओके, उसके वीडियो लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे तो इस क्लास के बाद। ऐसे स्टूडेंट जिनको 70 to 80% स्कोर करना है वो टॉपिक को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा ऐसा मत सोचना कि चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो गया है। आप लोग क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, ये जो चैप्टर है अपना डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसकी प्रैक्टिस आप लोग यहां से करना। आप जितना चैप्टर आपने पढ़ लिया उतना काफी है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। ये अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है जो कि हमने टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपलोड कर दी है। इसके अलावा जो अपना कोर्स है उसमें भी प्रोवाइड कर रखी है। हाँ, तो देखना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, इसका रीजन आपको देना है। तो क्या दोगे आप लोग, आप बोल देना कि पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनमें सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल लिख देना, बस इस तरीके से आपको आंसर देना है। इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, वहीं पर देखना आईएमपी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन की पीडीएफ होगी जिसमें आपको इन सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके बाद कलर कंपाउंड वाला क्वेश्चन आ गया, कलर कंपाउंड को शो करते हैं तो पूरा बता देना वहां पे। ठीक है, इस टाइप से सारे क्वेश्चन से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो बताना है। डिफरेंट बिटवीन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब डी एंड एब्लो के एलिमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो लिख देना। इसके बाद यहाँ पे कुछ नाम, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी जा रही है आपसे फर्स्ट सीरीज की, वो लिख देना। तो ये सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सारे इजी के इजी क्वेश्चन होने हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। चैप्टर नंबर हमारे पास 9 है ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो चैप्टर है 5th चैप्टर है, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए देख लो आप लोग, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, बस ये 11 क्वेश्चन ही आपको लगाने हैं। इसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ये जो आईयूपीएससी नेमिंग वगैरह है इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, एक और बात जो हाईलाइट कर रखे हैं हमने क्वेश्चन से, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इनको तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एक बार ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हो आप लोग, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत करना। और ये चैप्टर जो है आप चाहो तो 25 मिनट में खत्म कर सकते हो, 20 से 25 मिनट में, और पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे इस चैप्टर में, इतना ईजी चैप्टर है ये। चलो, चलो भैया बहुत बात हो गई, अब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। ये बात तो हमको पहले से पता थी, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे। तो मेन चीज हमारी स्टार्ट होती है अब। तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं फटाफट। उसके बाद अपन लोग स्टार्ट करते हैं थियोरी इस चैप्टर की। कलर चेंज कर लेते हैं। तो टॉपिक हमारे पास है इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। करण, ये जो आप कर रहे हैं इस टाइप से ये मत कीजिए, सभी को दिखता है। ठीक है, वो जो आपके पास पेन का सेक्शन दिख रहा है ना, उसके चाले किसी को नहीं करने हैं। आप लोग सिर्फ क्लास देखो यार। और हाँ, सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठना। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठना, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसकी कॉपी और पेन खुले हुए ना हो। नहीं तो कोई मतलब नहीं क्लास ज्वाइन करने का। क्लास को बंद करके आप लोग जा सकते हो और रिकॉर्डिंग देख सकते हो अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो। क्लास में आप लोगों को कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो, आप लोग सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर तो। बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे, टॉपिक देख रहे थे हम लोग, ये सारे टॉपिक हमारे पास है। चाहे तो रफ कॉपी लेकर बैठ जाओ यार, कुछ ना कुछ लिखते रहना बस, क्योंकि जब तक आपके हाथ चलेंगे ना तब तक आपको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ हमारी तरफ से भी एफर्ट डाला जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो निकलते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म से। और फिर आते हैं आईयूपीएससी नेमिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, ये दो टॉपिक। उसके बाद बाकी के जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट इन दो टॉपिक का वेटेज बहुत ज्यादा है। मतलब मान के चलोगे इतना भी कर लिया आपने तो ये जो चैप्टर है आपका लगभग लगभग 70 to 80% कवर हो जाएगा सिर्फ इतने सा करने में। बताओ, इतना सा करने में आपका 70 to 80% आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी चीजें भी है, आयन ई एन हमारे पास होता है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री होती है, और बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। वैसे बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से निकलेंगे, यही निकलेंगे, ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखे हैं। देखो एक और बात आप लोग सभी सुन लो, ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम लोग अलग से करेंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं सीरीज के अंदर। तो जैसे हमारी 4 से 5, 5 से 6 क्लास हो जाएगी उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की अलग से तैयारी करेंगे। एक एक क्लास हम लोग पूरी ऑब्जेक्टिव के ऊपर ले लेंगे, 1 से 2 क्लास, जहां पे हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। सारे चैप्टर्स के एक साथ ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए, तो आप लोग सभी कॉपी और पेन निकाल चलो फोन दे लीजिए दो। आप सभी ने। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या?
अगर नहीं बोल रहा है तो माइक ऑफ कर लो अपना। ठीक है। तो ये अपने शॉर्ट नोट्स हैं, देख सकते हो, एक पेज, एक पेज के बाद दूसरा पेज, दो पेज में अपना ये चैप्टर फिनिश हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो अपन लोग पहले तो समझते हैं चीजें, फिर एक एक करके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन निकल के आता है 2 नंबर में। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड, चैप्टर का नाम है ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो क्या होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड? दोस कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच्ड टू लिगेंड्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होगा जो किससे जुड़ा हुआ होगा? जो जुड़ा हुआ होगा लिगेंड से। और किसके थ्रू जुड़ा हुआ होगा? ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। तो आप लोगों को 3 टर्म्स यूज करनी है। सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल एटम, जो किससे अटैच होगा? लिगेंड से अटैच होगा। किसके थ्रू अटैच होगा? तो बोलोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। अब यहाँ पे जो तीनों टर्म हमने नाम लिया है, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड, और हमारे पास नाम लिया है हमने कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तीनों को समझेंगे, तीनों चीजें क्या है। ओके, इनके ऊपर भी अलग अलग क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम, व्हाट इज लिगेंड, राइट इट्स एग्जांपल्स, इस तरह से आता है। तो आप लोग अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? सबसे पहले तो ये डेफिनेशन लिख देना, इतनी इतनी। ठीक है, ये हो गया अपनी डेफिनेशन। इसके बाद एग्जाम्पल लिखना होता है आपको, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको याद कराएंगे, 2 से 3 एग्जाम्पल आपको ऐसे याद करवा देंगे कि जो आप लोग भूलेगे ही नहीं कभी भी। तो सिर्फ इतना सा याद करो, अभी अपने पास समय कम है, बाकी चीजें भी है याद समझने की, बट इतने में अगर आपको समझ में आ जाता है तो काफी है। चलिए, ये देख लीजिए, हमारे पास आयनिक बॉन्ड होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ये देख सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये हमने पढ़ा था अभी तक। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक नई बॉन्ड आई है हमारे पास, ये क्या होता है? किसी ने कमेंट किया है? ओके। आप लोग सभी ये कमेंट बॉक्स वाला सेक्शन जो है उसमें कमेंट ना करें जब तक अर्जेंट ना हो। ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप डायरेक्ट माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास नई नई बॉन्ड आई हुई है। यहाँ पे क्या होता है? ये लोन पेयर होते हैं इसके पास प्रेजेंस, तो लोन पेयर देके यहाँ से ये बॉन्ड बना लेता है। इस टाइप से चीजें यहाँ पे होती है। चलिए, ये जो आप लोग स्क्रीन के सामने जो चीज देख रहे हो, ये 30% चैप्टर को कवर कर देगी। सिर्फ इतने से में आपका 30% चैप्टर कवर हो जाएगा, 30% चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। यहां पर ध्यान दे दिया तो हो सकता है आपको एग्जाम में इस चैप्टर से आगे कुछ ना पढ़ना पड़े। हो सकता है यहीं से उठ के क्वेश्चन आ जाए, इतने से में से ही। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझेंगे। हमने बोला था कि हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है। किसके थ्रू होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है। तो हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें हम लोग सारी टर्म्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सॉरी सॉरी, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आगे आपको समझाएंगे। बट अभी आप लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड साथ साथ बोल सकते हो। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, K4Fe CN6। ठीक है, K4Fe CN6। इसका नामकरण भी हम लोग करेंगे, IUPAC नेमिंग भी हम लोग करेंगे। उससे पहले आप लोग चीजें समझो। ये जो होता है एफी, हमारे पास एफी होता है सेंट्रल मेटल एटम। ये जो होता है मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट होता है। अच्छा भैया, ये क्या चीज है? ये हमारे पास होता है लिगेंड। लिगेंड का काम क्या होता है? लोन पेयर को डोनेट करना। किसको डोनेट करेगा? ये सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। लोन पेयर समझते हो क्या होता है? लोन पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के पेयर। इलेक्ट्रॉन के इस टाइप से जब पेयर बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन के अगर हमारे पास पेयर बन गया तो उसे बोलते हैं लोन पेयर। लोन मतलब होता है अकेला, अकेला जोड़ा, अकेला जोड़ा, ये सिंगल जोड़ा है एक हमारे पास। ओके, तो ये लोन पेयर अपने डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है? इस सेंट्रल मेटल एटम को, और बॉन्ड बना लेता है। तो ये चीजें होती है। तो आपसे पूछे बताओ लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? ये हमारे पास लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है किससे? लिगेंड से। कौन से वाले? लोन पेयर वाले। उसके बाद लिगेंड क्या होता है? तो लिगेंड आप लोग बोलेंगे कि लिगेंड वो चीज होती है जिसके पास लोन पेयर होते हैं, और वो किस में पार्ट, और वो किससे अटैच होता है? वो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है। किसके थ्रू होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होता है। और आप लोग क्या बोल सकते हो? इसके पास लोन पेयर अटैच होते हैं। ये डोनेट किसको करता है? तो सेंट्रल मेटल एटम को करता है। अब ये नंबर क्या है भैया? ये नंबर होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सिर्फ इतना बताते हैं कि कितने लिगेंड्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो अगर आपसे पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, तो आपको स्टार्ट करना है यहीं से कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर एक नंबर होता है जो किसको बताता है? वो बताता है संख्या को। किसकी संख्या को बताता है? तो लिगेंड की संख्या को। आपसे पूछें कि बताओ इस पूरे कंपाउंड में कितने लिगेंड्स हमारे पास हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? भैया यहाँ पे 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, और ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट लगे हुए हैं,
ये जो ब्रैकेट लगे हुए हैं इनका भी नाम है। इनका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट स्फेयर इसका नाम है। कोऑर्डिनेट स्फेयर क्यों बोला इसको, वो आप लोग समझो। कोऑर्डिनेट स्फेयर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अंदर जो चीजें लगी हुई है, अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो आप बोलोगे सेंट्रल मेटल एटम है, साथ में हमारे पास लिगेंड है। तो आप लोग बोलोगे कि जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, कोऑर्डिनेट स्फेयर है, वो इनको अपने आप में संभाल के रखता है, और ये आसानी से ब्रेक नहीं होता है। अगर टूटेगा ना तो यहां से टूटेगा, ये अंदर से नहीं टूटेंगे इतनी आसानी से। आई बात समझ में? तो ये कोऑर्डिनेट स्फेयर होता है जो कि दोनों को संभाल के रखता है, इतना समझ लो। अब बात करते हैं इसकी। ये क्या होता है? ये काउंटर आयन होता है जो कि कोऑर्डिनेट स्फेयर के आगे लगा हुआ होता है। ठीक है, तो आगे जो चीजें आएगी वो काउंटर आयन आएंगे। काउंटर आयन मेनली आप लोग देखोगे तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर 1 से मिलते हैं। ग्रुप नंबर 1 हो सकता है, ग्रुप नंबर 2 हो सकता है मेनली, बस। हम्म। चलिए, अब इनकी डेफिनेशन लिखेंगे कैसे भैया एग्जाम में, ये तो आपने बस बता दिया, उसको समझ लेते हैं। ये परीक्षा बोर्ड में इस टाइप से दे रखा है, 2020 में क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हो। जो आपको इजी डेफिनेशन लगे वो आप लोग लिख सकते हो। एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स। लिगेंड क्या हो सकते हैं? कोई एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। भैया ये चीजें क्या होती है? एटम, आयन, मॉलिक्यूल। अगर आपको नहीं समझ में आता तो समझ लो। एटम मतलब सिंगल अपॉन हमारा एटम। आयंस जो होते हैं, आयंस मतलब होता है कि किसी भी एटम के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अगर लगा है तो वो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। इसके बाद मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास O2। इस टाइप से तीनों में डिफरेंस होता है। ओके, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स में। विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड लिगेंड्स। ध्यान से सुनना आप लोग सभी। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड्स या तो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, जो क्या करता है? डोनेट करेगा। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। डोनेट करेगा। क्या डोनेट करेगा? एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब वही हमारे पास लोन पेयर। किसको डोनेट करेगा? तो क्या बोलोगे? सेंट्रल आयन को या फिर सेंट्रल मेटल एटम को। और क्या करेगा? और बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, उसी को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। जैसे हमारे पास K4Fe CN6 है, यही एग्जांपल आपको याद करके जाना है एग्जाम में। ये एग्जांपल आप सभी को याद हो जाना चाहिए। K4Fe CN6, K4Fe CN6, K4Fe CN6। ये एग्जांपल आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अब। K4Fe CN6, K4Fe CN6। यहां पे हम बताते हैं कि जो Cn है, Cn हमारे पास लिगेंड है। Cn इज अ लिगेंड इन दिस एग्जाम्पल। ठीक है, ये इस तरीके से आपको लिखना है। अब लिगेंड के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, बट अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लो कि लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, अब ये कंपाउंड है, इसको याद करना है। अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, आई होप आप सभी ने। इस तरह से लिख लो, अपनी कॉपी में बना लो कि एक हमारे पास लिगेंड होता है, ये हमारे पास काउंटर आयन होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, कोऑर्डिनेट नंबर होता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है। इसको याद कैसे कर सकते हो? या तो आप डायरेक्ट याद कर लो K4Fe CN6, या फिर इसको याद कर सकते हो, कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो तो, कुछ भी काम करो तो, कुछ भी काम करो तो फैशन, फे, और यहाँ पे सीएन से सन बना लेंगे हम लोग। फैशन, फैशन से, छह से हम बनाएंगे से। फैशन से करो। कुछ भी काम करो तो फैशन से करो। कुछ भी काम करो तो फैशन से करो। इस टाइप से इसकी ट्रिक होती है याद करने की। कुछ भी काम करो, काम करो, काम, यहाँ पे कुछ भी काम करो तो फैशन से करो। फैशन, फैशन से मतलब छः। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। कुछ भी काम करो तो फैशन से करो। और बहुत इजी है, इसको सिंपली भी याद करना। K4Fe CN6, K4Fe CN6, K4Fe CN6, K4Fe CN6। बार बार याद करोगे तो हो जाएगा इस तरह से। हम्म। चलिए, तो लिगेंड हमें समझ में आया। अब लिगेंड समझ में आ गया तो हमको सेंट्रल मेटल एटम भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही तो बात है। इसका उल्टा कर दो कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर जो होते हैं उसको एक्सेप्ट करता है। किससे एक्सेप्ट करता है? तो लिगेंड से एक्सेप्ट करता है। बस, और क्या? और क्या बना लेता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। बस ऐसा करके लिख दो तो ये हमारे पास ये बन जाएगा सेंट्रल मेटल एटम। बट क्वेश्चन मेनली आता है तो लिगेंड से आता है, और कोऑर्डिनेट नंबर से आता है। ये दो क्वेश्चन बहुत फेमस है, लिगेंड और कोऑर्डिनेट नंबर। अब लिगेंड आपको समझ में आया। इसके अलावा लिगेंड के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग आगे आएंगे। ये आगे हम लोग वहां पे, फिर हम लोग आगे चीजें देखेंगे। लिगेंड यूनिडेंटेड हो सकते हैं, डाइडेंटेड हो सकते हैं, पॉलीडेंटेड हो सकते हैं। इसके अलावा एम्बीडेंटेड भी हो सकते हैं।
अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते हैं। सारी कहानी आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस देख लो, डरो मत इनसे। इनमें से बहुत कम चीजें हैं जो आपके काम की है, बाकी सब फालतू चीजें हैं जो कि उन बच्चों के लिए काम की आती है जो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, मतलब जून जुलाई से पढ़ते हैं, वो लोग इस तरह के नोट्स बनाते हैं। बट एंड टाइम पे यहाँ पे चीजें काम नहीं आएगी, बट आप पढ़ सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन हम जो चीज आपको साथ में दे रहे हैं उससे आप लोग पढ़ना साथ साथ। तो लिगेंड जो होते हैं उनके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। यूनिडेंटेड मतलब क्या होता है? द लिगेंड हुज ओनली वन डोनर एटम। अभी हमने बात करी कि जो लिगेंड्स होते हैं उनका काम क्या होता है। लिगेंड का काम होता है भैया लोन पेयर को डोनेट करना। तो हमने बोला द लिगेंड हुज ओनली वन डोनर एटम, जिसके पास एक ही डोनर एटम हो, एक ही एटम है जो कि डोनेट कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिडेंटेड, जिसके पास एक डोनर एटम हो। अब अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसा चीज आ गई, जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हमारे पास दो डोनर एटम है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे ये ऑक्सीजन हो गया, तो दो डोनर एटम है, इसलिए हम इसे बोल देंगे डाइडेंटेड। ठीक है। फिर आता है पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड मतलब दो से ज्यादा, दो से ज्यादा होंगे तो उसे हम बोलेंगे पॉलीडेंटेड। ठीक है, पॉलीडेंटेड बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एम्बीडेंटेड। ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है लिगेंड्स विच कैन लिंक थ्रू टू डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल, लिगेंड्स विच कैन लिंक थ्रू टू डिफरेंट एटम्स। यहां पर एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब यहां पे ये होता है कि ऐसा लिगेंड जो कि क्या हो सके, एक ही टाइम पर, एक ही टाइम पर अपने दो एटम से किसी एक सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। लिगेंड्स विच कैन लिंक्ड थ्रू टू डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है यहां से। इसके अलावा यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, ये बनता है पॉलीडेंटेड से, बट वो ऐसा नहीं बनता है, वो आपको बताएंगे कैसा बनता है। वैसे तो आप लोग लिख सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एम्बीडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड में डिफरेंस क्या होता है, तो पॉलीडेंटेड का मतलब होता है दो से ज्यादा, एम्बीडेंटेड का मतलब होता है दो एटम। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अभी एग्जाम्पल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल आप लोग धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद कर लोगे। शॉर्ट नोट्स में आते हैं हम लोग। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बता दिया, यहाँ पे इस टाइप से चीजें बता दी। लिगेंड्स की डेफिनेशन बता दी, कैसे आप लोग लिख सकते हो। ये 4 पॉइंट लिगेंड के आप लोग नोट कर लेना अपनी कॉपी में, कि एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। और क्या करता है? फॉर्म करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? CnNH3H2O। फिर हमने बात करी सेंट्रल मेटल एटम की, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है? लिगेंड से अटैच होता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जांपल आप लोग क्या लिख सकते हो? Fe लिख सकते हो। K4FeCN में से जो Fe था ना, Fe हमारा सेंट्रल मेटल एटम था। फिर हमने बात करी कोऑर्डिनेट नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर वही होते हैं जो लिगेंड की संख्या को बताते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन भी हमारे पास 2020 में आया था। देखो 2020 में कितने अच्छे क्वेश्चन आए थे। ऊपर आ गया था व्हाट इज लिगेंड, और में क्या आ गया था? कोऑर्डिनेशन नंबर। बताओ, किसी ने सिर्फ इतना भी पढ़ा होगा चैप्टर को, 10-15 मिनट भी पढ़ाई करी होगी, तो उसके तो दो में से दो नंबर पूरे मिल गए होंगे इस चैप्टर में से। देख लो ना, और में क्या आया था? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, गिव एनी टू एग्जांपल्स। चलो इसको देखते हैं। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स which are directly linked with central metal atom ion by coordination bond are called coordination number। बस वही सिंपल सी बात है कि जितने हमारे पास लिगेंड्स होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं, नंबर बताता ही है, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप लोग देखिए, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है? 6 दिख रहा है हमारे पास, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लो, नीचे हमारे पास AgCN2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो बस 2 आ गया। इतना सिंपल है ये। ओके। ओके, आगे देखिए। अब एक बात सुन लो आप लोग सभी, अब थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ी देर की मेहनत है। मेहनत आपकी यह है कि आपको 3 से 4, मुश्किल से मुश्किल 4 हो जाएंगे टॉप। अगर कोई, अगर किसी का टारगेट 95 भी है ना, तो आपको 4 ऐसे याद करने पड़ेंगे। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ये आपको 4 याद करने पड़ेंगे। बट अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 तो याद करने ही पड़ेंगे। बस आपको इतने याद करवाएंगे, ज्यादा याद नहीं करवाएंगे। तो 2 से 3 में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक होता है हमारे पास ये बाइडेंटेड का एग्जाम्पल, एक होता है हेक्साडेंटेड का एग्जाम्पल। ठीक है, हेक्साडेंटेड। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कि गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड लिगेंड। अब यार याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ी तो मेहनत आप लोग कर लो यहाँ पे।
तो याद कराएंगे, हम आपको याद कराएंगे, टेंशन मत लो, एक एक चीज को आपको समझाएंगे। तो बाइडेंटेट क्या होते हैं और हेक्साडेंटेट क्या होते हैं? हेक्साडेंटेट पॉलीडेंटेट के अंदर आते हैं, मतलब मल्टीपल डोनर एटम हो सकते हैं। बाइडेंटेट मतलब सिर्फ दो होंगे, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो से ज्यादा। अब हेक्सा लगा है मतलब छह, यहाँ पे छह की बात हो रही है। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड। तो इसमें आपको एग्जांपल याद करना होता है इथाइलिन डायामीन का। इथाइलिन डायामीन, इथाइलिन समझते हैं, इथाइल समझते हैं, दो कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, एक बॉन्ड लगा दी। अब आप लोग समझिए, इथाइलिन हमने बना दिया। इथाइलिन हमेशा होता है दो, दो हाइड्रोजन जिसके पास होते हैं, इस तरह से होता है इथाइलिन। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होती है, लेकिन हम लोग डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। डबल बॉन्ड को तोड़ के एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगी, एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। इथाइलिन डाई, डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब दो, मतलब दोनों जगह पे सेम चीजें आने वाली है। आमीन, आमीन ग्रुप समझते हो? आमीन ग्रुप क्या होता है? इस तरीके से NH3 हमारा अमोनिया का टाइप है। और RNH2 क्या होता है? यही तो हमारे पास आमीन होता है, RNH2, एल्कान आमीन। तो आमीन ग्रुप हम लोग लगा देंगे, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे NH2। NH3 क्यों नहीं लगाया भैया? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक बॉन्ड बनी हुई है। तो एक बॉन्ड बनी हुई है, तो हाँ, नाइट्रोजन जो होता है उसकी तीन वैलेंसी होती है, तो एक वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट कर ली, बची कितनी? दो, तो दो हाइड्रोजन हमने लगा दिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। तो ये होता है इथाइलिन डायामीन। अच्छा, तो इसमें बाइडेंटेट क्यों लिखा आपने? बाइडेंटेट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये और यहाँ पे एक ये दोनों हमारे पास डोनर एटम्स हैं। आई बात समझ में? ये हमारे पास डोनर एटम होंगे। इसके ऊपर स्टार बना देना, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन काम करेगा डोनेशन का। चलिए, ये बात हो गई। तो ये एग्जाम्पल आपको याद करना है। आई होप आप सभी लोग साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। इसको नोट कर लेना आप लोग सभी। ठीक है, अपनी रफ कॉपी में जहां पर भी नोट करना चाहो वहां पे नोट कर लो कि बाइडेंटेट ऐसा होता है। अब देखो, ये जिसको याद हो गया, यहाँ पे जिन्होंने मेहनत करी है उनकी मेहनत यहाँ पे बच जाएगी। देखो, ये होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल होता है EDTA। ये आपने ऑब्जेक्टिव में देखा होगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव आता है। अगर आप 10-12 साल के पेपर उठाओगे ना, तो 4 से 5 बार रिपीट हुआ ये ऑब्जेक्टिव, EDTA वाला। EDTA, कि EDTA फिल इन द ब्लैंक्स लिगेंड, EDTA इज अ फिल इन द ब्लैंक्स लिगेंड। तो इसका आंसर आता है हेक्साडेंटेड लिगेंड, या फिर आप लोग बोल सकते हो पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड, ये ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए, तो हम लोग फिर से मेहनत करेंगे यहाँ पे। तो इसका नाम होता है इथाइलिन, EDTA। इसका नाम EDTA क्यों है? क्योंकि इथाइलिन डायमीन तो पूरा वैसा का वैसा आ जाएगा। आपको सिर्फ मेहनत करनी है टेट्रा एसीटेट में। टेट्रा एसीटेट, 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 टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। चलिए, तो इथाइलिन डायमीन तो वैसा का वैसा लिख देते हैं। फिर से हम लोग बनाएंगे इथाइलिन, CH2, इथाइलिन बना लिया। इसके बाद हम लोग लगाएंगे डायामीन, NH2। यहां पर भी लगा लेते हैं NH2। ठीक है, NH2। अच्छा, इथाइलिन डायमीन हो गया। अब हमने बोला टेट्रा। टेट्रा लिखा था ना, टेट्रा का मतलब कितना होता है? चार। तो चार बॉन्ड और बनने वाली है। तो चार बॉन्ड अगर बनेगी तो किसी ना किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा, किसी ना किसी की तो बलि देनी पड़ेगी हमें। तो हमेशा हाइड्रोजन सबसे पहले तैयार होता है कि भैया ठीक है, हम जाएंगे बाहर, हम जाएंगे बाहर। ठीक है, हाइड्रोजन को बेचारे को ऐसा माना जाता है कि कोई काम का नहीं है, उसको भगा देते हैं सब कि जा निकल यहाँ से। तो हाइड्रोजन निकला, यहाँ से दो बॉन्ड बन गई। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देख लो आप लोग, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो या फिर ऐसा लिख लो। अब हमारे पास कहानी कुछ इस प्रकार की हो गई है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह कम पड़ रही है। हम्म, चलिए फिर से देख लेते हैं हम लोग, फिर से आपको बता देंगे सारी चीजें। कि हमने बनाया सबसे पहले CH2, फिर हमने बोला यहाँ पे आमीन ग्रुप लगेगा, यहाँ पर भी आमीन ग्रुप N लगेगा, यहाँ पर भी, ये ले लेते हैं गलत, यहाँ पर भी N लगेगा, यहाँ पर भी N लगेगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हुई, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हुई। फिर हमने बोला टेट्रा एसीटेट है, मतलब चार एसीटेट आपको बनाने पड़ेंगे, एसीटेट आपको बनाने पड़ेंगे। अच्छा, आपने एसिटिक एसिड का नाम सुना है? एसिटिक, एसिटिक, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अरे भैया, कुछ नहीं पढ़ा, कहाँ से नाम सुनेंगे हम? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है अपनी, उसमें एक चैप्टर होता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां पे होता है टॉपिक एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। नहीं सुना है तो आप सुन लो। एसिटिक होता है दो कार्बन का। ठीक है, दो कार्बन होंगे हमारे पास, जिसमें से एक हमारे पास COOH वाला होगा, एक कार्बन हमारे पास नॉर्मल सा होगा। ये हमारे पास होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड से ही बनता है एसीटेट। एसीटेट, एसीटेट में क्या होगा? हमारे पास कार्बन होगी,
यहाँ पे डबल बॉन्ड होगी, यहाँ पर O होगा, यहाँ पर O होगा, यहाँ से H निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन O निकलेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा CH2। तो इस तरह से हमारे पास एक एसीटेट बनता है। ठीक है, एसीटेट बनता है। तो यही हम लोग यहाँ पे अटैच करेंगे, ये यहाँ पे यही चीजें अटैच हुई है। जरा ध्यान से देख लो, इसको क्लीन कर देते हैं। तो एसिटिक एसिड से ही हमारे पास एसीटेट बनता है। डायरेक्ट भी आप लोग याद कर सकते हो यार, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी, एट दी एंड तो आपको याद करना है, याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कार्बन लगा लिया। यहाँ पे हम लोग देखो, डायरेक्ट आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी, यहाँ पे CH2, यहाँ पे डबल ओ लगा दिया और माइनस लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकला है। तो इस टाइप से आप लोग लगा सकते हो, या फिर आप लोग लिख दो CH2 C डबल ओ, CH2 C डबल ओ, या फिर आप लोग ऐसा लिख दो, ये है। तो याद हो जाए वैसा लिख दो। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लो पहले तो। इस काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एक फॉर्मेट अपन बना के रखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। CH2 C डबल ओ, CH2 C डबल ओ, CH2 C डबल ओ, CH2 C डबल ओ। अब ध्यान रखना, यहाँ पे बॉन्ड जो है ये इस कंपाउंड के साथ बन रही है, इस कंपाउंड के साथ बन रही है, ना कि ऑक्सीजन के साथ बन रही है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, ये माइनस लगेगा ऑक्सीजन के ऊपर। ये चीजें होती है यहाँ पे। ठीक है। सर 4 बार मीटिंग से बाहर हो गया हूँ अपने आप। क्या प्रॉब्लम आ रही है अजय आपको? अभी आप हो क्या क्लास में, बताओ तो जरा। यस सर, अभी तो हूँ। तो नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा है आपके यहाँ पे? नहीं है सर, नेटवर्क इशू नहीं है, फिर भी अपना आप लोग क्लास से लीव हो रहा हूँ। अच्छा, देख लेते हैं एक बार, परमिशन तो नहीं है इन लोगों के पास, कोई बाहर तो नहीं कर रहा है आपको? हम्म, अच्छा, बाकी लोगों के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, कि ऑटोमेटिक बाहर हो जा रहे हो? नो सर। नहीं सर। मेरा जाए। चलो नो अजय सर। देखना, अगर अब इशू आता है तो अपन लोग देखते हैं। हम्म। ठीक है सर। चलो, तो ये चीजें हमारे पास हो गई, ये याद कर लेना आप लोग सभी। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल है, अच्छे से याद कर लेना, ये याद हो गए तो बहुत सारा काम आपका इजी हो जाएगा। बहुत सारा काम आपका इजी हो जाएगा, ये याद कर लोगे तो आगे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल समझ में आ गया, याद रखना EDTA होता है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड, तो आप लोग बोलेंगे EDTA। और बाइडेंटेड का क्या होता है? इथाइलिन डायामीन। अच्छा, इथाइलिन डायामीन को कुछ शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। आज आपको होमवर्क देंगे, उसमें ये चीजें देखने को मिलेगी। ईएन, ईएन बोलते हैं इसको, ईएन ईएन। ईएन मतलब होता है इथाइलिन डायमीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ ले लेते हैं। अम्म, यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कवर हो गया, व्हाट इज लिगेंड कवर हो गया, इसके अलावा और क्या क्या है हमारे पास? यहाँ से ये 2 चीजें हमारे पास कवर हो गई है। ठीक है। अब हमारे पास डबल सॉल्ट वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं। डबल सॉल्ट वाला हो गया तो ये वाला भी कवर हो जाएगा, ये वाला भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाएंगे अपने। अरे सर, ये वाला पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये PDF ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप में, ऐप पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। ऐप में कोर्स में देखना, MP क्वेश्चन का सेक्शन बना हुआ है, उसमें मिल जाएगी। ओके सर। हम्म। और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी हो गया अपना, एक्सप्लेन बाइडेंटेड एंड हेक्साडेंटेड लिगेंड विद एग्जांपल। हम्म। तो बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड का एग्जांपल लिख लेना यहाँ पे। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन खत्म करते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वाला। एक चिलेशन वाला क्वेश्चन भी है, उसको भी करेंगे। चिलेशन वाला क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन पहले डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बहुत आसानी से समझाएंगे और एक ट्रिक के साथ आपको याद करवाएंगे। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट है हमारे पास, इधर हम लोग लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अच्छा,
सिंपल सा अगर आपको याद करना है, मतलब ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, तो आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। मतलब अभी जो चैप्टर में आप लोग पढ़ रहे हो वो ये होते हैं, ये चीजें होती हैं हमारे पास। कोऑर्डिनेट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को बोलते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट सॉल्ट, सॉरी, डबल सॉल्ट जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, ये दिखने में कॉम्प्लेक्स होते हैं बट रियलिटी में ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं होते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं होंगे तो यार दिमाग लगा लो अपना खुद से कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगी। ठीक है, इस तरीके से आप दिमाग लगा के भी काम कर सकते हो। ऐसा भी लिख के आओगे तब भी 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपको और अच्छे से लिख के आना है तो आप लोग फिर यहाँ पे पढ़ो। ये दिमाग का खेल था, बस एक चीज समझ में आ गई तो एक पॉइंट अपने हिसाब से बना सकते हो। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट जो होते हैं, डबल सॉल्ट्स आर एडिटिव कंपाउंड्स विच आर स्टेबल इन क्रिस्टल लेटिस बट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर ब्रेक इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स। तो डबल सोल्ट जो होते हैं ये फेक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब दिखने में खतरनाक होते हैं, दिखने में खतरनाक होते हैं, लेकिन जैसे आप इसको पानी में डालोगे ना, जैसे इसको पानी में डालोगे कि ये रहा डबल सोल्ट, इसको पानी में डालोगे तो ये छोटे छोटे आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में ये ब्रेक हो जाएंगे। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये कोई हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं हुआ, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड अपने आप में कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं और रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। बट ये तो ब्रेक हो गया, दिखने में कठिन, दिखने में ही लग रहा था कि यार ये तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बट रियलिटी में क्या निकलता है जब पानी में घोलते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत सिंपल चीज लिखी हुई है, डबल सॉल्ट्स आर एडिटिव कंपाउंड। ये जुड़े हुए कंपाउंड्स होते हैं। ये स्टेबल तब तक होते हैं जब क्रिस्टल लेटिस में होते हैं, मतलब नॉर्मल फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल लेटिस मतलब नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल फॉर्म में जब तक होते हैं जब तक ये स्टेबल होते हैं। बट जैसे ही आप लोग इसको डिसॉल्व करेंगे पानी में, ये आराम से ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया तो इसका उल्टा करके लिख दो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आप लोग चाहो तो अभी आपने पढ़ा उसका यूज कर लो। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को ही बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं, जो डेफिनेशन आपको याद कराई थी वो लिख दो यहाँ पे, बस कहानी खत्म। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके पास सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड होते हैं, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है। बस ये चीज आपको लिखना है। द कंपाउंड इन विच लिगेंड्स विथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर लिंक्ड विथ एनी मेटल एटम और मेटल आयन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बस इतना सा आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिख दोगे दोनों की अलग अलग, डेफिनेशन लिख दोगे, यहां पर भी डेफिनेशन लिख दोगे। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल तो आपको याद करा ही दिया हमने, K4Fe CN6, K4Fe CN6, ऐसे याद कर लोगे K4Fe CN6 से। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लिखोगे डबल सोल्ट का? डबल सोल्ट का एग्जाम्पल होता है FeSO4, याद कराएंगे आपको, टेंशन मत लो। FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.H2O, ये होता है हमारे पास। अब इसको याद कैसे करेंगे, फटाफट याद करने की ट्रिक बताते हैं। फेजू 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 नहीं कराएगा, नहीं कराएगा शू। यहां से फिर से आ गया शू, यहां पे शू था तो यहां पर भी शू आ जाएगा। शू मतलब जूते। ठीक है, शू पॉलिश, शू पॉलिश। वाटर मतलब क्या होता है, पानी से, पानी से। फेजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से, फेजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से, ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। फेजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से, या फिर ऐसे याद कर लो, फेजू नहीं कराएगा शू, अच्छा ऐसे याद करो आप लोग डायरेक्ट, क्योंकि ट्रिक फिर ऐसे ही बनेगी, फेजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से। ऐसे आप लोग इसे याद कर सकते हो। FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.H2O, ऐसे आप लोग याद करेंगे। ट्रिक बता दी आपको, जैसे आपको याद करना है वैसे कर लो। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे तो यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोग 2 पॉइंट याद कर सकते हो कोई से भी। और थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, इसमें आप लोग 2 से 3 पॉइंट अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, मन से भी लिख सकते हो। ओके, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चीज होगी हमारे पास, ये हो गया फिनिश हमारे पास। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट है और छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग फटाफट फिनिश कर लेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, देखो इसमें भी नाम में छुपा हुआ है यार। ऑर्गेनो, ऑर्गेनो में ऑर्गन आ रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, ऑर्गेनो से हमने ऑर्गेनिक बना लिया, मेटेलिक, मेटेलिक से मेटल बना लिया, बस खत्म।
दोज कंपाउंड इन विच कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल एटम इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो बात यहां पर यह होती है कि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन होगा। कार्बन कौन सा वाला? ऑर्गेनिक ग्रुप वाला। ऑर्गेनिक ग्रुप वाला कार्बन होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बन उठा लिया इन्होंने। ऑर्गेनिक ग्रुप वाला कार्बन होगा जो किससे अटैच होगा? एक मेटल, जो अटैच होगा मेटल एटम से। ठीक है, डायरेक्टली अटैच होगा मेटल एटम से। डायरेक्टली अटैच होगा मेटल एटम से। अच्छा, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताएं आपको क्या है? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है RMgX। RMgX ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पढ़ाएंगे परसों। हेलो एल्केन हेलो एरीन में आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो वहां पे क्या होता है? ये हमारे पास होता है Mg, जो कि क्या होता है? मेटल होता है। और ये जो R ग्रुप है ये बताता है कार्बन को। ठीक है, एल्काइल ग्रुप को। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन लगा लेते हैं। ये हाइड्रोजन लग गया, इससे डायरेक्टली अटैच हमारा Mg हो गया। यहाँ पे X हो गया, X बोले तो Cl लगा लो यहाँ पे। तो ये जो मेटल है ये किससे अटैच है? इस कार्बन से अटैच है। तो आप लोग एग्जांपल लिख सकते हो ये वाला। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। एक और एग्जांपल आपको याद कराएंगे जो कि आपको याद करना ही है। C2H5, C2H5 4 Pb, 4 Pb, C2H5 4 Pb। इस तरह से आपको इसको याद करना है। इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लीड। ठीक है, टेट्रा इथाइल। ये हमारे पास इथाइल हो गया। इथाइल कितने लगे हुए हमारे पास? 4, तो इसलिए बोलेंगे हम लोग टेट्रा इथाइल। और ये क्या होता है? लीड। टेट्रा इथाइल लीड हमारे पास एग्जांपल होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। ये एंटीनोक कंपाउंड भी होता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेंगे व्हाट इज एंटीनोक कंपाउंड, इसका आंसर आता है टेट्रा इथाइल लीड। ध्यान से सुनना, एंटीनोक कंपाउंड क्या होता है। देखो, आ, पहले के टाइम पे जो गाड़ियां आती थी मोटरसाइकिल वगैरह, उसमें आवाज बहुत आती थी, आपने सुना होगा। आवाजें बहुत आती थी उनमें। तो आजकल क्यों नहीं आती इतनी आवाजें? आजकल गाड़ी इतने, गाड़ियों के साइलेंसर होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो गए हैं? आवाज आवाज नहीं आती इस टाइप की गुड़गुड़ की। वो उसका रीजन यही है कि आजकल क्या होता है, ये टेट्राइथाइल लीड उसमें डाल देते हैं इंजन वगैरह में। तो उससे क्या होता है? उससे ये आवाज नहीं करता है, इसलिए बोलते हैं एंटी नोक कंपाउंड है ये। नोक को क्या करता है? एंटी नोक कर देता है। ये चीजें ये प्रोवाइड करता है टेट्राइथाइल लीड। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें हैं बट काफी है इतना याद करना। ये याद कर लो, इतना इतना सफिशियंट। एक तो ये याद कर लो, एक अपना याद कर लेना CH3MgX, ये याद कर लेना। ठीक है, ये तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी जिगलर नट्टा कैटलिस्ट भी होता है। ये एक हमारे पास चैप्टर होता था पॉलीमर नाम का। पॉलीमर्स वहां पे इंपॉर्टेंट हुआ करता था, लेकिन अब रिड्यूस हो चुका है। बट एग्जाम्पल फिर भी आप लोग याद करना चाहो तो कर सकते हो, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया फिनिश हमारे पास। क्या बोल रहे हो आप लोग? कमेंट मत किया करो, जो भी आपको पूछना है ना डायरेक्ट पूछ लिया करो यार। क्योंकि अब यहाँ पे पढ़ेंगे करेंगे इतने में टाइम हो जाएगा। 1 मिनट बच्चे आप लोग सभी फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेना। भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता दीजिए। भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जन वाले क्वेश्चन करने का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग परसों से पढ़ेंगे। उसमें आपको सब बता देंगे कन्वर्जन कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से कन्वर्जन आते हैं। ज्यादा कन्वर्जन नहीं आते, गिनती के 2-4 कन्वर्जन आते हैं, वो करवा देंगे। अच्छा, जैसे ही क्लास फिनिश हो जाए आप लोग फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेना। आगे की चीजें हम आपको करवा देंगे। ओके, फिर से क्लास को रिज्वाइन कर लेना अगर क्लास एंड हो जाए तो। क्लास अगर एंड हो जाए तो आपको फिर से क्लास को ज्वाइन करना है। हम लोग बाकी चीजें और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और अगले चैप्टर पे मूव करेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर पे हम लोग मूव करेंगे। अब हमारे पास चिलेशन बच गया है यहाँ से। उसके अलावा ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। चिलेशन बचा हुआ है यहाँ से। IUPAC नेमिंग बची हुई है। एंड देन चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो सिलेक्शन बचा हुआ है, बाकी चीजें हमने कवर कर ली। एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारे ये चीजें कवर हो गई। ये कवर हो गया कार्बन कार्बोमेटेलिक कंपाउंड। अच्छा देखो, सुनना सभी लोग ध्यान से। अगर ऐसा करके आ जाए कुछ, व्हाट इज कार्बोमेटेलिक कंपाउंड, तो ये वही है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, फिर हमारे पास डबल सोल्ट करवा दिया। डबल सोल्ट यहाँ पे हो गया, लिगेंड हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। अब चिलेशन वाला क्वेश्चन बचा हुआ है तो उसको कर देते हैं। फिर ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास कवर हो जाएगी। फिर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बचेगा। हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक बचेगा। एंड ये IUPAC नेमिंग बचेगी। एक ईयान भी तो बचा है हमारे पास, ईयान भी करवा देंगे। ईयान भी छोटा सा टॉपिक है। तो मेनली 2 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद हमारे पास IUPAC नेमिंग और ज्योमेट्री बचेगी। तो वो तो हम लोग आपको होमवर्क में करा देंगे।
हाँ, तो बात करते हैं चिलेशन की पहले। चिलेशन क्या चीज है ये, इसको देखते हैं। एक बार ये बता दीजिए, आप सभी को वॉइस आ रही है? यस यस आ सर। रही सर। है yes, सर। यस ओके सर। यस सर, आ रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये देखो, ये होता है चिलेशन, चिलेट। क्या चीज है ये, समझते हैं। लो सिस्टम रिसोर्स में अफेक्ट योर ऑडियो क्वालिटी, ट्राई क्लोजिंग सम एप्लीकेशन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ओके, तो चिलेशन की हम लोग बात कर रहे थे। चिलेट बोल दो या फिर चिलेशन बोल दो, चिलेशन क्या होता है वो भी समझाएंगे और चिलेट क्या होता है वो समझाएंगे। तो when a bidentate or polydentate ligand attached to central metal atom and making a ring type structure is called chelating ligands। देखो, अपने ligands हो गए, सेंट्रल मेटल एटम हो गए, ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है कि अगर कुछ इस प्रकार से जुड़े कि वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना ले, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। स्टेबल भी माने जाते हैं, साथ में रिजिड माने जाते हैं, मतलब हार्ड माने जाते हैं, एक तरीके से कठोर। तो ये जो है, आप लोग देखो, ये जो कंपाउंड बना है यहाँ पे, हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम भी है, सेंट्रल मेटल एटम भी है, साथ में हमारे पास ये इयान जुड़े हुए हैं, मतलब इथाइलिन डायमीन जुड़े हुए हैं। पढ़ा था ना इथाइलिन डायमीन, ये इथाइलिन डायमीन ही तो है हमारे पास, ये इथाइलिन डायमीन, जो भी आपको एग्जांपल याद कराया था। तो ये इथाइलिन डायमीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस टाइप से। तो ये एक तरह से रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं पूरी का तरीके से, ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर हो गया। तो जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना ले वो हमारे पास होते हैं चिलेट कंपाउंड या फिर चिलेटिंग लिगेंड्स। ये इस तरीके से देख लो, बस खत्म हो गया। इतना सही है। अगर आपसे पूछे कि इसकी खास बात क्या है, तो बोल देना ये स्टेबल होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। चेलेटिन लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स विच हैव चेलेशन आर मोर स्टेबल एंड देन ऑर्डिनरी कंपाउंड, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और रिजिड होते हैं। रिजिड या फिर हार्ड लिख दो, रिजिड होते हैं, रिजिड एंड हार्ड। ओके, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। बस खत्म हो गया, इतना ही था यहाँ पे। तो ये वाला एग्जांपल याद कर लेना। देखो, एक चीज याद कर लोगे तो बाकी चीजें आपको याद करने में आसान रहेगा। तो CH2NH2 PD बना लेना, यहाँ पे ClCl लिख देना। ये एग्जांपल परीक्षा में लिख के आना, कोई और एग्जांपल मत लिख के आ जाना, वो गलत हो जाएगा। ओके, चिलेट ये होता है, चिलेट की डेफिनेशन लिखी हुई है साथ में। जो उसकी जो खास बात है, मतलब स्टेबल होता है, वो चीज लिख दी हमने। एग्जाम्पल लिख दिया, इतने में आपको कोई भी 2 नंबर दे देगा। बस इतना सही है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना चिलेशन में, यही होता है बस। ठीक है। और क्या चीज लिखी हुई है, चिलेटिंग लिगेंड्स। और ये प्रोसेस जो होती है उसको चिलेट बोलते हैं। चलो, सर परीक्षा यही वालों, एग्जांपल है। हाँ ये लिखना, ये इजी है। ये मत लिख और के ना थोड़ा परीक्षा, सा अलग है मेरे पे। परीक्षा बोर्ड में वो ये वाला दे रखा है, बट वो सीयू से डिफिकल्ट है अटैच्ड है। परीक्षा बोर्ड वाला। क्या बोल रहे नहीं हो? सर, मेरा जो है वो सीयू से अटैच्ड है। जो NH2 है ना, चार हाँ NH2 अटैच्ड है। और हाँ बीच में एक रिंग बन रही है, हाँ, वो सीयू भी सही हो जाएगा, क्लॉकवाइज बन सीयू रही है। सीयू की भी दो बॉन्ड होती है, CuCl हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बताना ये इसको चाह रहे हैं कि एसिड में इस लिख टाइप से सकते हैं बनाना ना। कुछ भी, ये बताना चाह रहे हाँ हैं। परीक्षा बोर्ड हाँ वाला हाँ। जो है मोस्टली ये बच्चे ये फॉलो करते हैं, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है याद करना, कि एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, परीक्षा तक भूल जाओगे, बट ये नहीं भूलोगे क्योंकि इसमें अपन ऑलरेडी वो चीज पढ़ रखी है, जो पढ़ रखी है उसी को अपन यूज कर रहे हैं। तो ये याद करना थोड़ा सा इजी होता है। चलो, तो ये हो गया कवर अपना। भाई किसी को और प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो 3-4 प्रॉपर्टी लिखी हुई है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में भी काम आता है ये। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड और रेक्टेनॉइड पढ़ा था ना, लेंथेनॉइड और रेक्टेनॉइड का सेपरेशन मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपको सेपरेट करना है तो चिलेटिंग लिगेंड्स का यूज किया जाता है वहां पे सेपरेट करने में। हम्म इन क्वांटिटिव एनालिसिस फॉर डिटेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट का डिटेक्शन करने में भी इसका काम आता है चिलेटिंग लिगेंड्स का। तो जितने आपसे याद हो जाए उतने याद कर लेना। चलो, ये हो गया खत्म, ये हो गया, ये हो गया। IUPAC नेमिंग से पहले हम लोग करेंगे EAN। EAN कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये भी आता है 2 नंबर में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। अगर आपसे पूछे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या चीज है और इसका क्या यूज है,
तो अगर आपको पहले यूज समझना है कि इसका यूज क्या है, इसका फायदा नुकसान क्या है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, ईएन जो होता है वो बताता है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, बताता है या फिर प्रिडिक्ट करता है, वही बात है। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो स्टेबल हैं वो कैसे स्टेबल है, इतने कॉम्प्लेक्स होने के बाद स्टेबल कैसे हैं ये, वो कौन बताता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताता है। बहुत सिंपल चीज है और दिमाग वाली चीज है, दिमाग लगाने वाली चीजें हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, थोड़ा पढ़ना है यहाँ पे थ्योरी। ही वॉज सजेस्टेड, एक साइंटिस्ट है हमारे जिन्होंने ये दिया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किसने दिया था? सिडविक ने। सिडविक ने हु डिस्कवर्ड ईएन रूल, तो बोलेंगे सिडविक। सिडविक ने ये रूल दिया था, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था एक बार। हु डिस्कवर्ड ईएन रूल, तो सिडविक ने ये दिया था, तो वहीं से हमने आगे की कहानी लिखी हुई है। ही वॉज सजेस्टेड, उसने बताया, क्या बताया, अ मेटल एटम और आयन विल कंटिन्यू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टिल द total number of electron in the metallic atom or ion become equal to the atomic number of noble gas element found in the same period। समझो, उन्होंने ये बताया कि हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो किससे जुड़ा हुआ होता है, लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है। लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ तो है, इसके पास होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर किसको डोनेट करता है, ये इसको डोनेट करता है। और ये क्या करता है, ये एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इतनी बात समझ में आई। अब हमने बोला कि कब तक एक्सेप्ट करेगा, विल कंटिन्यू एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन टिल, जब तक एक्सेप्ट करेगा जब तक कि इसके पास ये जो हमारा मेटल है ना, मेटल मेटल जो होता है इसका एक एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर होगा। जैसे हमारे पास स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। ऐसे ही करके इसका एक एटॉमिक नंबर होगा, मतलब इसके पास 21 किसको बता रहा है, 21 बता रहा है कि इसका इतने ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब तक एक्सेप्ट करता रहेगा इलेक्ट्रॉन को, जब तक एक्सेप्ट करता रहेगा, जब तक करता रहेगा, जब तक कि इसका एटॉमिक नंबर कितना ना हो जाए, ये नोबल गैस के बराबर ना हो जाए। कौन सी वाली नोबल गैस? नोबल गैस तो बहुत सारी होती है, जो उस पीरियड के अंदर आती है, उस पीरियड के अंदर आती है, उस नोबल गैस के बराबर ना हो जाए, तब तक ही एक्सेप्ट करता रहेगा। ठीक है, ये चीजें होती है। अगर आपने नोबल गैस पढ़ी होगी तो, जैसे हमारे पास आयरन है, ये एग्जाम्पल लो, इसमें देखो, यहां पे आपको समझ में आएगी चीजें। ये आयरन है, यहाँ पे एफ सी एन हमारे पास है, तो सी एन ने यहाँ से लोन पेयर डोनेट किए, इसके पास आए। अभी कब तक एक्सेप्ट करेगा? जब तक कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 26 होते हैं। ये जब तक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जब तक कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 36 नहीं हो जाती। 36 क्यों चाहिए इसको? क्योंकि क्रिप्टन जो होता है वो नोबल गैस होता है, जो कि इसी पीरियड में आता है। देखना, एफी वाला जो पीरियड है हमारे पास, उसमें आता है क्रिप्टन, क्रिप्टन आता है हमारे पास। तो तब तक ही एक्सेप्ट करता रहेगा। ये चीज यहां पे बताई गई है। अब जरा देखो ध्यान से, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहां पे ये लिखा हुआ है, Z - X + Cn × 2, Z - X + Cn × 2, Z - X + Cn × 2। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, निकाल के भी बताते हैं आपको। Z का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, जैसे हमारे पास Fe है, तो Fe का कितना हो जाएगा, Z की वैल्यू हो जाएगी 26, माइनस एक्स क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितनी होगी इसकी, वो आपको बतानी है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, K4Fe, CN6, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो हमें एफी का देखना है, एफी को एक्स मान लो। ठीक है, एफी को हम लोग एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे सीएन जो होता है, सीएन -1 शो करता है, -1 शो करता है, मतलब हमारे पास 6 सीएन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। यहाँ पे आता है इक्वल्स टू का साइन, और ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये आता है +4 प्लस में। और ये कितने हमारे पास जो पोटेशियम होता है वो हमारे पास +1 वैलेंसी शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे 4 लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा +4। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी, सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से नहीं आता है, ये इस तरीके से होगा डायरेक्टली। यहाँ पे ऐसा होता है,
और यहाँ पे आता है हमारे पास 0, इस टाइप से। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आएगा 0, फिर x की वैल्यू हमारे पास आएगी +2। ठीक है, इस टाइप से होता है। यहाँ पे नेगेटिव आता है तो इस तरह इधर इधर आता है, बट यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली लगा हुआ है तो इसको हम पॉजिटिव में यहीं पे लिख देते हैं और इक्वल्स टू में 0 करते हैं, क्योंकि टोटल चार्ज हमारे पास जो है वो 0 है। पूरे कंपाउंड के ऊपर टोटल चार्ज जो होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है 0 करके। इसका एक हमारे पास वीडियो है, हमने वीडियो बनाया था लास्ट ईयर, वो वीडियो आपके पास शेयर कर देंगे। वहां पे आपकी आईयूपीएससी नेमिंग कैसे की जाती है, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है, वो कंप्लीट वहां पे करा रखा है। और अभी आपको जो आईयूपीएससी नेमिंग कराएंगे, साथ में ज्योमेट्री कराएंगे, वो वहीं पे कराएंगे, मतलब वहीं पे हमने करा रखा है। आज की क्लास का जो होमवर्क रहेगा आपके लिए वो ये रहेगा कि वो जो 20 मिनट का वीडियो है वो आपको पूरा देखना है। वहां पे हमने आईयूपीएससी नेमिंग कैसे होती है, साथ में ज्योमेट्री कैसे निकाली जाती है, वहां पे करा रखा है। ओके, सो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है यार, सिंपल सी भाषा में देख के समझ जाओ। ये एफ ई है, एफ ई का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बनेगा, तो यहाँ पे -6 है, यहाँ पे +4 है, बैलेंस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू 2 रखनी है। यहाँ पे 26 -2, फिर प्लस लगाओगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ 6 आ जाएगा। इंटू करेंगे 2 से। अब इसको सॉल्व करके देख लो कितना आएगा। सॉल्व करोगे तो ये 26 में से दोगे तो 24, 24 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 24 में 12 जोड़ोगे तो 36 आ जाएगा। ऐसे करके आपको ये चीजें लिख के आनी है। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला याद कर लेना और इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कवर। अब शॉर्ट नोट्स में चलते हैं फटाफट से। चिलेशन यहाँ पे लिखा, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। सब होंगे पास सीरीज कोर्स के अंदर, वहाँ पे चेक कर लेना, ये मिल जाएगी आपको। ओके, इसके अलावा फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो हमने करा दी है। अब बची हमारे पास आईयूपीएससी नेमिंग और ज्योमेट्री। अब आईयूपीएससी नेमिंग और ज्योमेट्री, इसका वीडियो आपके पास शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो कल या फिर अभी क्लास एंड होने के बाद उस वीडियो को देख लेना, 20 मिनट का। तो उन बच्चों को देखना है जिनका टारगेट 90 to 95% है। ऐसे बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं या फिर 70 to 80% स्कोर करना चाहते हैं, चाहो तो आप लोग स्किप कर देना। अगर आपने ये चीजें कर ली है तो आपका काम हो जाएगा। बट मैं आप सभी से बोलूंगा कि एटलीस्ट अगर आप लोगों का सिलेबस अच्छा चल रहा है तो आईयूपीएससी नेमिंग करके जाना, इस चैप्टर की आईयूपीएससी नेमिंग करके जाना। क्योंकि ऐसा भी हुआ है बहुत बार जब आईयूपीएससी नेमिंग की ओर में आईयूपीएससी नेमिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। तो आप लोग सभी आईयूपीएससी नेमिंग कर लेना। बाकी जिनको पास होना है या फिर 70 to 80% स्कोर करना है तो वो छोड़ भी सकते हैं। चांसेस यही है कि आईयूपीएससी नेमिंग की ओर में ये थ्योरी वाले जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़े हैं वो आ जाएगा। बाकी अगर आपको सिक्योर गेम खेलना है तो कर लेना आईयूपीएससी नेमिंग, कोई मुश्किल नहीं है, इजी होती है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, 20-25 मिनट, और हो जाएगी, नेमिंग भी हो जाएगी, साथ में ज्योमेट्री वाला जो क्वेश्चन बनता है वो भी हो जाएगा। चलो, तो इस तरीके से ये जो चैप्टर था हमारा वो हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। होमवर्क आपके लिए फिर से सुन लो क्या क्या रहेगा आपके लिए। होमवर्क रहेगा कि आपको सबसे पहले तो आईयूपीएससी नेमिंग कंप्लीट करनी है। वीडियो शेयर कर देंगे आपके पास, वो वीडियो कंप्लीट देख लेना। ज्योमेट्री वाला वीडियो एक अलग है हमारे पास, उसको भी शेयर कर देंगे, उसको भी देख लेना, तो आप दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएगी। हाँ अजय बोलो, आपका क्या डाउट है। सर आपने ये 2024 का एक मेन क्वेश्चन था, आयोनाइजेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, उसके और में क्या आया था। सर वो तो नहीं, अभी तो मैं जैसे ये अपना परीक्षा बहुत खोल के बैठा था उसमें लिखा था। हाँ देखो, ये जो क्वेश्चन है आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन वाला, ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में अपन करा देंगे। ये ऑब्जेक्टिव में आया था शायद, आयोनाइजेशन वाला क्वेश्चन जो था वो ऑब्जेक्टिव में आया था। अभी एक हमने तो और में वीडियो शूट किया है कॉम्प्लेक्स आयन आया 2024 था। एग्जाम का। 2 नंबर में आया था क्या, सर इसका ओवर में कॉम्प्लेक्स आयन आया था। क्या आया हाँ, था। 2 नंबर में था। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आयन। आयन। हाँ तो कॉम्प्लेक्स आयन वाला कर लेते। कॉम्प्लेक्स आयन क्या ही होते हैं हमारे, हाँ वो। कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयन। तो देखो ऐसी चीजें हैं कि आपको अगर सारी चीजें करनी है तो चैप्टर बहुत लेंदी हो जाएगा अपना। वैसे आयोनाइजेशन वाला क्वेश्चन हम लोग कहाँ करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे आपको तब करा देंगे। एक वीडियो हमने शूट कर लिया है, वैसे अपलोड करने वाले थे। 2024 का जो पेपर है उसको कंप्लीट हमने सॉल्व कराया है, ऑब्जेक्टिव जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे। तो वो वीडियो शायद हम कल अपलोड कर देंगे या फिर अगर टाइम मिला तो आज ही अपलोड कर देंगे। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं। आयोनाइजेशन वाला क्वेश्चन हो गया अपना। ये जो छोटी मोटी चीजें बची हुई है हमारे पास, ये ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, जो मेन चीजें हैं उस पर फोकस कर लो। छोटी मोटी चीजें ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कवर कर देंगे और वहां पे साथ साथ ये बता देंगे कि 2 नंबर में आप इसे कैसे लिख सकते हो। ओके, तो वहां पे अपन लोग कवर कर लेंगे। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में
हम लोग देखेंगे। हमारे पास चार टॉपिक होते हैं मेनली। ध्यान से सुनना सभी लोग, फिर से फ्रेश हो जाओ, माइंड फ्रेश कर लो बिल्कुल अपना। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है बायोमोलिक्यूल्स। ये चार टॉपिक हमें पढ़ने पड़ते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड। सर अभी पढ़ाएंगे ये चैप्टर? हाँ, ये भी चलेगा, आज खत्म करेंगे अपन इसको भी साथ में। चल। ठीक है, आधा घंटा और चाहिए, आधे घंटे में अपन लोग फिनिश कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड, ये चार हमारे पास मेन टॉपिक्स होते हैं इस चैप्टर के। देखो, अगर बात करें आईएमपी की, तो आईएमपी हमारे पास प्रोटीन होता है। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको प्रोटीन पे फोकस करना है, न्यूक्लिक एसिड पे फोकस करना है। कार्बोहाइड्रेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हो। विटामिन बहुत मुश्किल है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे भी पढ़ सकते हो ओटी के फॉर्मेट में। और इसे भी ओटी के फॉर्मेट में, या फिर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन निकलता है यहाँ से, बस इतना कर लेना। बहुत छोटा सा चैप्टर है यार, 20-25 मिनट में अपन लोग खत्म कर लेंगे। देखो, अपन लोग एक काम करते हैं, इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ते हैं कि डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ साथ करते जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंडेंसी क्रिएट यहाँ पे ज्यादा नहीं होगी। जिस चैप्टर में डिपेंडेंसी क्रिएट होती है कि पहले ये टॉपिक पढ़ो फिर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, वहां पे आपको सीक्वेंस में चलना होता है। लेकिन जहां पे डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं होती है, वहां पे अपन लोग सेपरेट सेपरेट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं कहीं पर डिपेंडेंसी क्रिएट होगी, कहीं कहीं पर नहीं होगी। देखो यार, ये चीजें हैं, हम चाहते हैं कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करा दें। तो जितना अपने पास टाइम बचेगा उसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ा देंगे, टाइम मिला तो मैथ्स भी पढ़ा देंगे, बायोलॉजी वाले के लिए बायोलॉजी की क्लास लगा देंगे, इंग्लिश हिंदी के लगा देंगे। ऐसा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि यार दो दो चैप्टर एक साथ ले रहे हो। आप लोग खुद सोचो ना, वो छोटा छोटा सा तो चैप्टर था। ये जो चैप्टर है अपना बायोमोलिक्यूल्स, ये भी कवर हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगा कि हम ज्यादा ज्यादा तेज चल रहे हैं, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको फिर अगले ये चैप्टर बाद में पढ़ा देंगे। बट हमें लगता है कि ये चीजें हो सकती है आज की क्लास में, इसलिए हम आपको करा रहे हैं चैप्टर। और बहुत सारी चीजें करने को यार, अगर ये ओके सर। चीज कवर हो जाएगी अपनी 4-5 5-6 क्लास के अंदर, उसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, अच्छे लेवल के ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। उसके बाद रिवीजन क्लास लगा देंगे फिर से आप लोगों की। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम आती है उसकी ट्रिक वगैरह से करवा देंगे चीजें। लॉजिकल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अलग से बना के दे देंगे। न्यूमेरिकल्स जो आते हैं मोस्ट रिपीटेड, वो सॉल्व करा देंगे। इसलिए हम आपको जल्दी करवा रहे हैं इन चीजों को, कि ताकि अपन वहां पे टाइम दे सकें। ये छोटे मोटे टिंगू से चैप्टर में अपन टाइम देंगे तो हो गया काम फिर अपना। बायोमोलिक्यूल्स रद्दी सा चैप्टर है। हम्म। चलो। ठीक है सर, आगे करवा दो आप। हम्म। चलो, तो सर अपन लोग डिस्कस करते हैं आगे। सर एक बात बात बताओ सभी लोग, वॉइस आ रही है आप सभी को? क्योंकि आप लोगों की वॉइस मेरे पास कट के आ रही है। यस सर। आ रही सर। आ रही है सर। हम्म। वेरी गुड। सर वो एक क्वेश्चन पूछना था। हम्म। सर जैसे केमिस्ट्री का आप ऐसे सेपरेट बना रहे हैं, तो फिजिक्स मैथ हिंदी इंग्लिश सबका बनाएंगे? देखो, टाइम मिला तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके अलावा सभी सब्जेक्ट जितने भी, बायोलॉजी वगैरह, सबका कुछ ना कुछ कर ही देंगे। अभी तो हिंदी मीडियम वाले अलग जान खा रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे लिए भी कुछ लेके आओ। तो बहुत सारी चीजें करने को करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोशिश बिल्कुल करेंगे। फिजिक्स तो कर ही देंगे, कि बाकी चीजें हो ना हो, लेकिन फिजिक्स तो कर ही देंगे आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि अपन लोग इसी क्लास के ओके ऊपर डिपेंडेंट धन्यवाद। रहें, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहना। बहुत सारी चीज़ें हम लोग वीडियो फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करते हैं। अभी 2024 का पेपर सोल्व करा देंगे। उसके अलावा न्यूमेरिकल की डिमांड आ रही थी कि न्यूमेरिकल सोल्व करा दो, जो अभी आपने 50 पेज यस की सर, 15 न्यूमेरिकल करा इंपॉर्टेंट दीजिए। क्वेश्चन दिए हैं उसकी, तो वो भी करा देंगे। चलो, यहाँ पे देखना। सर न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आते ना? फिजिक्स में आते हैं भैया, न्यूमेरिकल्स आते हैं फिजिक्स में। और जिन सर बच्चों बस को न्यूमेरिकल बचे वो करा दीजिए जल्द से जल्द। केमिस्ट्री में नहीं आते न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा, लेकिन फिजिक्स में आते हैं। और फिजिक्स में 10 आते हैं, मार्क्स के आते हैं। भरोसे में मत रहना फिजिक्स के। फिजिक्स में लास्ट ईयर देखना 4 नंबर में दे दिया था उन्होंने न्यूमेरिकल। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। अपन लोग एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें हम लोग छोड़ेंगे सभी। तो जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ते हैं इस चैप्टर में। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? देखो, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा टफ पड़ेगा आपके लिए, बाकी तो फिर जो प्रोटीन वगैरह है वो तो बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। ये भी कार्बोहाइड्रेट भी छोटा सा टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन और एनी सच कंपाउंड विच प्रोड्यूस दिस ऑन हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन।
यहाँ पे आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब आप डायग्राम देखो, डायग्राम याद नहीं करना लेकिन समझने के लिए। ये देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। या तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होगा या फिर कीटोन ग्रुप यहां पे लगा हुआ होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। हाइड्रोक्सी मतलब वही हमारे पास OH ग्रुप। ठीक है, ये OH लगे हुए यहाँ पे, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। डायग्राम आपको याद करने की जरूरत नहीं, समझने के लिए बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब लाइट पड़ने पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, बाकी चीजें अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा अपना पोलेरॉइड वाला, वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पे चीजें आती है ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं एल्डिहाइड कीटोन के। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन, या फिर ऐसे कोई कंपाउंड जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद इस तरह के कंपाउंड दे सकें। भैया समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, क्या आप लोग आप बोल रहे हो? समझने की कोशिश आप लोग ऐसे करो तो आपको समझ में आएगा। एक एक लाइन पकड़ पकड़ के चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है ये OX। OX कितने लगे हुए हैं? मल्टीपल लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं पॉली। मतलब मोनो होता है मतलब सिंगल के लिए, पॉली होता है मल्टीपल के लिए। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो सकते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये दे सके, ये चीजें वापस से दे सकें। अब हाइड्रोलिसिस करने के बाद का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस करने का मतलब हुआ तोड़ना। हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ना एक तरीके से। ठीक है, तो अगर हम इसे कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखें जो तोड़ने के बाद इस प्रकार के कंपाउंड दे सकें, वो भी शामिल होंगे, या फिर डायरेक्ट हमें मिल जाए वो भी शामिल होंगे। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट याद कर लो, जितना हमें समझाना था उतना समझा दिया। बाकी इसका वन शॉट वीडियो अवेलेबल है, वहां पे आप लोग ज्यादा समझ सकते हो, बट मेनली इतना सा याद करो, इससे ज्यादा याद मत करना। और ये जो क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, डायरेक्टली क्वेश्चन तो बहुत कम आया हुआ है, तो आप लोग इतना इसमें लोड मत लेना, बस इतना सही था इसमें। डायग्राम वायग्राम मत बनाना इसमें। फिर हमारे पास यहीं से इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनो, और हमारे पास होता है ओलिगो, एक होता है पॉली। मोनो सेकेराइड्स, सेकेराइड्स बोलते हैं। एक होता है हमारे पास ओलिगो, एक होता है पॉली। ठीक है, ये चीजें होती है। मोनो मतलब इसको आप आगे तोड़ नहीं सकते, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। ओलिगो मतलब इनका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, तोड़ सकते हो, लेकिन 2 से 10 यूनिट देंगे बस, 2 से 10 यूनिट। लेकिन पोली हमारे पास 10 से भी ज्यादा यूनिट दे सकते हैं, 10 से भी ज्यादा यूनिट दे सकते हैं तोड़ने के बाद। फिर से सुन लो आप लोग सभी। मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको आप तोड़ नहीं सकते। ओलिगो मतलब 2 से 10 बार, 2 से 10 यूनिट आपको देंगे तोड़ने के बाद। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड 10 से भी ज्यादा यूनिट्स दे सकते हैं। एग्जाम्पल याद कर लेना आप लोग सभी। ग्लूकोस, ग्लूकोस को आप तोड़ नहीं सकते आगे। ग्लूकोस और फ्रक्टोस ये होते हैं, ग्लूकोस और फ्रक्टोस, ये इसका एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे हमारी जो शक्कर होती है, शक्कर ये आती है ओलिगो के अंदर। सुक्रोस, सुक्रोस और मेल्टोस। ठीक है, सुक्रोस और मेल्टोस, मेल्टोस तो आया था क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 2024 के एग्जाम में, कि मेल्टोस जो होता है उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि तोड़ सकते हैं ना 2 यूनिट में, मेल्टोस को तोड़ना है, किस में टूटेगा? ये ग्लूकोस में टूटेगा। अगर मेल्टोस को ग्लूकोस में तोड़ना है तो कौन से एंजाइम की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें? उसका आंसर आता था मेल्टास। मेल्टास 2024 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। आज ही हमने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, इसलिए हमें फ्रेश फ्रेश याद है ये कि ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 के एग्जाम में। देखो ध्यान से सुनना, इनको अपन तोड़ नहीं सकते, लेकिन सुक्रोज को अपन तोड़ेंगे तो ग्लूकोज बन सकता है, शक्कर से ग्लूकोज बना सकते हैं, स्टार्च से ग्लूकोज बना सकते हैं, ये सब इसमें टूट जाएंगे। ओके, ये चीजें होती है। स्टार्च इसका एग्जाम्पल है, सेलुलोज इसका एग्जाम्पल है, ग्लाइकोजन इसका एग्जाम्पल है, बाकी सुक्रोज मेल्टोज इसके एग्जाम्पल है, ग्लाइकोजन फ्लाइकोजन इसके एग्जाम्पल्स है। ग्लाइकोजन बोल रहे हैं, ग्लूकोज बोलना चाहिए। ये चीजें होगी। ठीक है, तो ये याद कर लेना, चार्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। हिंदी मीडियम के लिए भी कंटेंट अवेलेबल है, बट हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग पढ़ाएंगे हम, उस टाइम इनको पढ़ा देंगे। हाँ कुणाल बोलो। सर इसमें वो यूनिट मतलब क्या था, क्या चीज है वो? यूनिट का मतलब इकाई समझाते हैं थोड़ा सा। देखो, मान लो अपने पास क्या उठाएं इन दोनों में से, अपन लोग उठा लेते हैं सुक्रोज को। तो सुक्रोज को आपने तोड़ा, सुक्रोज को आपने ब्रेक किया।
अब सुक्रोज कितने दे सकते हैं, 2 से 10 यूनिट दे सकते हैं। मतलब ग्लूकोज आपके मिलेंगे यहाँ पे, 2 ग्लूकोज मिल सकते हैं, या फिर 1 ग्लूकोज मिल सकता है, 1 फ्रक्टोज मिल सकता है, तो 2 यूनिट दे देंगे आपको ये। इसको अगर आपको देखना है तो यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई होगी, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे, ये हमारे पास सुक्रोज है, ठीक है, C12H22O11, ये हमारे पास सुक्रोज हो गया। इसको पानी की प्रेजेंस में हमने तोड़ा, तोड़ने पे हमारे पास कितनी यूनिट मिली है, 2 यूनिट मिली है। किस किस की मिली, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। अब इसको आगे हम तोड़ नहीं सकते, इसीलिए। इसके अलावा आपको देखना है स्टार्च को, मतलब पॉलीसेकेराइड्स को। तो पॉलीसेकेराइड हमें मल्टीपल दे सकते हैं, 10 से भी ज्यादा दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे एन यूज कर लिया। तो एन ग्लूकोज हमारे पास मिलेंगे। ओके, ये चीजें यहाँ पे होती है कि पानी की प्रेजेंस में इस तरीके से ये टूटते हैं। ये रिएक्शन होती है इस टाइप से, ये रिएक्शन इस टाइप से होती है। और ग्लूकोज की प्रिपरेशन मेथड भी होती है ये, कि ग्लूकोज कैसे बना सकते हो। पहले शायद एक हमारे पास चैप्टर था सरफेस केमिस्ट्री, वहां पे इस तरह से चीजें आती थी। वहां पे हम लोग कैटलिस्ट पढ़ते थे, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में चीजें इस तरीके से होती है। इन्वर्टेस कैटलिस्ट यूज होता है, जो कि क्या करता है, रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट बोल लो या एंजाइम बोल लो, बात वही होती है, दोनों का काम ये होता है रिएक्शन को तेज कर देना। बट ये बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होती है उनको तेज करता है एंजाइम्स। चलो, ये चीजें तो नहीं है काम की आपके, जो काम की थी वो बता दिया, 2 टॉपिक थे हमारे काम के। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ये कि सोर्स ऑफ लैक्टोज इज मिल्क एंड दस इट इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर। तो लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव की टेंशन अभी मत लेना आप लोग सभी, ऑब्जेक्टिव हम लोग अलग से करेंगे। जितने भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं सबको एक साथ कर लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव की टेंशन मत लेना आप लोग। चलो, यही था हमारे पास। इसके अलावा प्रोटीन में आ जाते हैं। प्रोटीन में आते हैं उससे पहले एक बात समझते हैं कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो 2 बीमारी का नाम याद रख लेना आप लोग सभी, एग्जाम में आता है कि 2 बीमारी लिखो जो प्रोटीन की डिफिशियंसी से हो सकती है। एक होता है मरासमस, एक होता है क्वाशियोरकोर। मरासमस और क्वाशियोरकोर देख रहे हो ना आप लोग, इस तरीके से बच्चे हो जाते हैं कमजोरी, पोलियो के लक्षण जो दिखते हैं इस टाइप से, ये होते हैं मरासमस और क्वाशियोरकोर। ये 2 बीमारी के नाम आप लोग याद कर लेना, मरासमस और क्वाशियोरकोर। ठीक है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है समझते हैं। अगर हम लोग अपनी देसी भाषा में समझें कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का मतलब होता है बॉडी बिल्डिंग फूड। जो शरीर को बनाने में काम आता है वो होता है प्रोटीन। ठीक है, जो बनाने में काम आता है वो होता है प्रोटीन। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझें तो वो होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड इन अ चेन। ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड इन अ चेन। अमीनो एसिड, मान लो ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड जब एक चेन में जुड़े हुए होंगे, चेन ऐसी भी हो सकती है, चेन ऐसी भी हो सकती है, और चेन किसी भी टाइप की हो सकती है। अभी आप लोग देखो कितने प्रकार की चेन बन सकती है। लेकिन सिंपल भाषा में आप लोग ये समझो कि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन हमें बताता है अमीनो एसिड की चेन को। प्रोटीन क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड ही होता है जो कि एक चेन में जुड़े हुए होते हैं। यहीं से चीजें हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब धीरे धीरे करके हम लोग डीप डाइव करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये याद ना करना चाहो तो ऐसे याद कर लो, पॉलीमर्स इन विच द मोनोमरिक यूनिट आर द अल्फा अमीनो एसिड। तो पॉलीमर्स आप लोग बोल सकते हो, पॉलीमर्स इन विच मोनोमेरिक यूनिट आर अमीनो एसिड। तो बात वही है कि हमारे पास मोनोमर होगा, मोनोमर छोटे होते हैं, पॉलीमर क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ मोनो, जो पॉलीमर्स होते हैं वो मोनोमर्स का कलेक्शन होता है। ये हमारे छोटे छोटे मोनोमर्स हैं, और ये मिलकर हमारे पास पॉलीमर बन गया। एक हमारे पास चैप्टर होता था पॉलीमर पूरा, जिसको पढ़ाते थे हम, लेकिन अब तो रिड्यूस हो गया। तो बात वही है, ये चीजें और ये चीजें वही है, आप जो चाहो वो याद कर सकते हो। चलो, तो अब मेन चीज आ जाते हैं कि ये अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड क्या होता है वो समझते हैं। सभी लोग सुन लेना, ये चीजें आप छोड़ नहीं सकते, इनको याद करना ही पड़ेगा। अगर अभी याद नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत आएगी। अमीनो एसिड याद करना ही पड़ेगा आपको, ये जो कंपाउंड है इसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। आपको बताएंगे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने कवर कर लिए अगर आपने ये चीजें कर ली तो। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड क्या होता है, देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो, एक कार्बन ग्रुप होगा जिससे एक अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा अमीनो एसिड में, अमीन। अमीन ग्रुप क्या होता है, इस टाइप से होता है NH2, या अमीन ग्रुप जोड़ दिया हमने। फिर क्या बोला हमने, एसिड है, तो एसिड कौन सा वाला,
कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमने एसिड जोड़ दिया, ये एसिड हो गया, ये हमारा आमीन ग्रुप हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो वैलेंसी और बच गई। दो वैलेंसी में एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, एक आर ग्रुप जोड़ देते हैं, जो कि बार बार चेंज होता रहेगा। आर ग्रुप को आपने चेंज किया तो इस कंपाउंड का नाम अलग बन जाएगा। अलग अलग अमीनो एसिड हमारे पास मिलते रहेंगे, वो भी बताएंगे कैसे अलग अलग बनेंगे। पहले आप लोग ये समझो कि अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड होता है, एक इसमें आमीन ग्रुप होगा, सॉरी आमीन ग्रुप है NH2, यहाँ पे NH2 होगा, यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एसिड होगा, ये हमारे पास अमीन ग्रुप, ये हमारे पास एसिड ग्रुप, यहाँ पे आप लोग R लगा लो, यहाँ पे आप लोग H लगा लो, ये हमारे पास बन गया अमीनो एसिड। ठीक है, ये होता है हमारे पास अमीनो एसिड। अब आप लोग फिर से ये पढ़ लो एक बार और रिवीजन हो जाएगा आपका। केमिकली ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड इन अ चेन इज कॉल्ड प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है, ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड ही होता है। चलो, अब जरा यहां पे देखना, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो वो आपको बताते हैं। इसके अलावा प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है, तो स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन भी अभी हम लोग कर लेंगे कवर। इसके अलावा डीनेचुरेशन वाला क्वेश्चन आता है, तो ये भी हम लोग कर लेंगे अभी कवर। ठीक है, इसके अलावा डीनेचुरेशन से हमारा ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, ये दोनों सेम ही है, 8वां और 9वां क्वेश्चन सेम ही है, ये भी डीनेचुरेशन से रिलेटेड है, तो ये भी हमारा कवर हो जाएगा, अभी हम कर लेंगे। हम्म इसके अलावा चलो इतना कवर करते हैं, फिर बताते हैं आपको कि कैसे हमने कवर कर लिया इन चीजों को। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है, अभी जो आपने पढ़ा ना वो सब यूज होगा, अभी जो आपने पढ़ा है वो सब यूज होगा। कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड एंड बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ये देखो, बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है, तो पेप्टाइड बॉन्ड वो बॉन्ड होती है भैया, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होती है, बॉन्ड ही तो होती है। पेप्टाइड बॉन्ड भी तो बॉन्ड ही है, पर कौन सी वाली बॉन्ड है, जो दो अमीनो एसिड को जोड़ के रखती है, इतना सिंपल है। अब अमीनो एसिड बता देना कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, कि हमारे पास NH2 ग्रुप होगा जो कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, उस कार्बन से हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ पे R ग्रुप आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ये हमारे पास अमीनो एसिड हो गया। इससे आप लोग एक और जोड़ देना अमीनो एसिड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसके बीच में जो बॉन्ड लगेगी वो लगेगी हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। अब जरा ध्यान से देखना, पेप्टाइड बॉन्ड आपको बनानी है तो कैसे बना सकते हो, इधर फोकस करो और इधर फोकस करो, जरा ध्यान से देखो, ये दोनों अमीनो एसिड ही तो है। ठीक है, यहाँ पे अमीनो एसिड ही है। इस हाइड्रोजन को अगर मैं ऐसा लगा लूं, R ग्रुप लिख लूं यहाँ पे, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे हाइड्रोजन लगा ले, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं R ग्रुप, और यहाँ पे इसको हटा के मैं H लगा लेता हूँ, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब मैंने बोला था R रिप्लेस हो सकते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ CH3। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तो करने पड़ेंगे, अलग अलग अमीनो एसिड हमने बना लिया। तो अगर हमारे पास अमीनो एसिड बन चुके हैं, अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो हमारे पास कौन सी बॉन्ड बनेगी, तो आप बोलोगे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, तो यहां से वाटर रिमूव हो जाता है इस तरीके से, यहां से पानी रिमूव हुआ, पानी रिमूव हो गया। अब यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से बॉन्ड, और इसी बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे जो यहाँ पे जो एन लगा हुआ है, और यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड लगी हुई है, ये बॉन्ड, ये हमारे पास बॉन्ड कहलाती है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड का फंडा। देख लेना, इसको समझ लेना। देखो, जब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लाया आर की जगह पे, यहाँ पर आर की जगह पे CH3 लगा दिया, तो इसका नाम बन गया ग्लाइसिन, इसका नाम बन गया एलेनिन। ग्लाइसिन एलेनिन, ग्लाइसिन कब कहलाएगा, जब आर की जगह पे H लिख दोगे। एलेनिन कब बनेगा, जब आर की जगह पे CH3 लिख दोगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, इसका नाम हमने क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया ग्लाई, यहां से एला ले लिया, तो ग्लाइएला। ओके, ग्लाइएला हमारे पास कंपाउंड बन गया, ग्लाइएला हमारे पास कंपाउंड बन गया। तो यही था हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। अब स्ट्रक्चर समझ लो फटाफट से, प्रोटीन के हमारे पास कितने स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखो, हमारा जो प्रोटीन होता है उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर हो सकते हैं।
हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सी बात है, एक लाइन खींच दो, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इस तरह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया, या फिर ऐसे आप लोग बना दो। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे ना इस तरह से। टर्शरी मतलब होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। वो देखा है आपने, ऊन, ऊन, ऊन का गुच्छा, ऊन, धागा हुआ गुच्छे को हम लोग बोलते हैं ऊन। ऊन जैसा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल गुच्छे जैसा। फिर आता है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा। और कुछ साइंटिस्ट का कहना यह है कि क्वाटरनरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमने 3D सुना है, 3D। क्या आपने 4D सुना है, 4D? 4D चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, कुछ साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है, कुछ का कहना है कि ये चीजें एग्जिस्ट कर सकती है, कुछ टाइम लगेगा प्रूव करने में। बट बायोमोलिक्यूल्स क्या कहता है, बायोकेमिस्ट्री क्या कहती है कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पे चीजें हम बात कर रहे हैं, प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये बहुत छोटे लेवल की बात हो रही है। आप लोग सिर्फ इतना समझो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड होगा। टर्शरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो क्वाटरनरी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये समझो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ प्रोटीन के स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, टर्शरी उससे भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और लास्ट में हमारे पास जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये बहुत 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 ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर एग्जाम्पल याद करना चाहो तो आप लोग बोल सकते हो अमीनो एसिड की एक सिंपल सी चेन बना दो। यहाँ पर हेलिकल शेप में भी हो सकता है, हेलिकल शेप में भी हो सकता है, या इस बीटा शीट के फॉर्म में भी हो सकता है। ये शीट हो गई ना इस तरह से, शीट, शीट के फॉर्मेट में हो सकता है। ये जो होता है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा दोनों का, हेलिकल शेप का भी कॉम्बिनेशन होता है, बीटा शीट का भी कॉम्बिनेशन होता है। साथ में अगर हम लोग बात करें टर्शरी की, तो ये तो बहुत 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 ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है। अब यहां से बस इतना सा आपको पढ़ना है कि नाम याद करना है इसके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब जो इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो यहां पे निकल के आता है टर्शरी स्ट्रक्चर में। टर्शरी स्ट्रक्चर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, ये देखो। टर्सरी स्ट्रक्चर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ये दोनों किसके प्रकार हैं? ये दोनों प्रकार हैं हमारे 3D के। ठीक है, 3D हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में अंतर क्या होता है। तो फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में अंतर क्या होता है वो आपको याद कराते हैं। जो अपने बालों में होता है ना, बालों में, नाखूनों में, वो कौन सा प्रोटीन होता है? वो फाइब्रस होता है। ठीक है। लेकिन जो अंडे में होता है, अंडा कैसे होता है अंदर से, आप लोग समझ सकते हो, एक तरीके से ग्लोबुलर फॉर्म में होता है, 3D फॉर्मेट में होता है, तो उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। तो एक तो आप लोग ये याद कर लेना कि ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे नाखूनों में पाया जाता है, हमारे बालों में पाया जाता है। बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बोलोगे केराटीन, केराटीन। ठीक है, केराटीन हमारे बालों में पाया जाता है। अब सिंपल सी बात है यार, नाखून क्या हमारे गल जाते हैं क्या पानी में डालने पे? नहीं गलते हैं ना। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं ना, बाल गलते हैं, बाल को अगर पानी में डाल दोगे तो क्या गल जाएंगे क्या? वो नहीं गलता है। तो ये जो प्रोटीन होता है वो इनसॉल्युबल होता है। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो सॉल्युबल होता है पानी में। तो दो पॉइंट याद कर लो, बाकी आप लोग चाहो तो याद करो, चाहो तो मत याद करो। फाइब्रस क्या होते हैं? हमारे नाखूनों में पाए जाते हैं, हमारे बालों में पाए जाते हैं। ग्लोबुलर जो होता है वो अंडों में पाया जाता है, या फिर आप लोग हेमोग्लोबिन देख सकते हो, हेमोग्लोबिन भी इसका एग्जाम्पल है। एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स भी इसका एग्जाम्पल है। अगर क्लास एंड हो जाए तो आप लोग फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेना, फटाफट इस चैप्टर को फिनिश करेंगे हम लोग। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग बात कर रहे थे फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन की। फाइब्रस क्या होता है, ग्लोबुलर क्या होता है। 4-5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ 2 से 3 पॉइंट याद करके जाने हैं। सिंपल सिंपल से जो 2-3 पॉइंट थे वो आपको हमने बता दिए ओरली। अगर आपको रिटर्न में देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो। मॉलिक्यूल्स की बात करें तो फाइब्रस जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं। ठीक है, लॉन्ग और थिन होते हैं। ग्लोबुलर क्या होता है? 3D फॉर्मेट में होता है, ऊन के गुच्छे जैसा होता है। फाइब्रस भी होता है, बट फाइब्रस इस टाइप से थोड़ा दिखता है लॉन्ग फॉर्मेट में। लेकिन ये जो होता है ये थोड़ा 3D फॉर्मेट में दिखता है। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है यार, याद कर लेना इसको, मॉलिक्यूल्स वाला, कि लॉन्ग और थिन होते हैं। ये जो होते हैं ये थोड़े से फोल्डेड टाइप के होते हैं, 3D फॉर्मेट में होते हैं। एग्जाम्पल याद कर लेना, केराटिन इसका एग्जाम्पल है, इसका हेमोग्लोबिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एंजाइम्स इसका एग्जाम्पल हो गया, इंसुलिन हो गया। ठीक है। इसके बाद ये इंसोल्यूबल होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं, ऐसे याद कर लेना। इसके अलावा ये हड्डियों में पाए जाते हैं अपने। ओके। इसके अलावा फिंगर नेल्स, हेयर वगैरह में केराटिन पाया जाता है। एंजाइम्स, एंजाइम्स कहाँ होते हैं? एंजाइम्स तो हमारे सबके शरीर के अंदर पाए जाते हैं। हमारा यार स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? नहीं सर। हो रही है सर। अच्छा, हो रही है। एक बार ट्राई कर लो वापस से, क्लास को लीव करके फिर से ज्वाइन कर लेना, हो जाएगी।
ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कवर। देखो जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म करना है। आपके पास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वहां पे देख लेना। रिकॉर्डिंग में देख लेना क्या दिक्कत है, कुछ चीजें आपकी छूट जाए तो। चलो, तो ये हो गया प्रोटीन का। अब एक टॉपिक और आता है डीनेचुरेशन। बहुत सिंपल है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में इसको। देखो, एक होता है अंडे की बात करते हैं, अंडे का फंडा है यहाँ पे। अंडा जो होता है, अगर आप कच्चा खाते हो, एक होता है उबला हुआ अंडा खाना। तो दोनों में ज्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है कच्चे अंडे में। कच्चे अंडे में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, बात करें अगर उबले हुए अंडे की। यही क्वेश्चन यहां से निकल के आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। होता क्या है यार, कि जब आप लोग अंडे को उबालते हो ना, तो उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, उनमें क्या आता है? चेंजेस आता है। क्यों आया चेंजेस? क्योंकि आपने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ छेड़छाड़ करी है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हो, बाहरी चीजें आप लोग जो देखते हो, उसको आपने उबाला है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, इसकी वजह से उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आया है। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आया है, इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। मतलब पहले 3D था, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया है। सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आएगी, और अब आपको समझ में आएगा अच्छा तो ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, अच्छा तो ये होता है 3D स्ट्रक्चर। देखो, द प्रोसेस विच कॉज चेंज इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी और प्रॉपर्टी ड्यू टू फिजिकल चेंज इन प्रोटीन। अगर फिजिकल चेंज करोगे प्रोटीन में, तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज होगी। इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन, इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन। और ध्यान रखना, जब भी डीनेचुरेशन होता है तो उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी के बाद क्या पढ़ा था? टर्शरी, टर्शरी स्ट्रक्चर, या फिर क्वाटरनरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये सभी चेंज हो सकते हैं, इनमें सभी में ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एक तरीके से। ये क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। मतलब क्या होगा, ये जो क्वाटरनरी है ये प्राइमरी में चला जाएगा, टर्शरी जो होगा वो प्राइमरी में चला जाएगा, सेकेंडरी जो होगा वो प्राइमरी में चला जाएगा। तो ये चीजें इसका फायदे वाली चीज बन जाएगी। बताते हैं आपको, ये देखिए। पहले ये इस तरह से था नॉर्मल प्रोटीन, डीनेचर होने के बाद इस तरह से हो जाता है। क्या हुआ, इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो गई है। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ो यहाँ पे ध्यान से। डीनेचुरेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड लूज देयर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द नेटिव स्टेट। तो उनके ये जो स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी, टर्शरी और सेकेंडरी, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब आप लोग चाहें तो कुछ पॉइंट अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, खास बातें लिख सकते हैं डिनेचुरेशन की। पहले तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो आप बोलोगे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाते हैं? डीनेचर्ड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है, प्राइमरी प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है ऑफ प्रोटीन, कभी भी नहीं होता है चेंज, अनअफेक्टेड रहता है। बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन अनअफेक्टेड। ये बात आप लोग लिख सकते हो पहले पॉइंट में। एक मिनट। हाँ, तो ये चीज आप लोग लिख सकते हो पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस गेट डिस्ट्रॉय। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है। द कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। तो अंडे के अंदर जो एग वाइट होता है, एग वाइट, वो क्या होता है? वो बॉईल करने पे डीनेचर्ड हो जाता है, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वही हमने यहाँ पे बताया है कि कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? जमावट। जमा हुआ रहता है ना, एग वाइट जो जमा हुआ रहता है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। बस यही चीज यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। ये एग्जाम्पल हो गया आपका, ये हो गया डीनेचुरेशन फिनिश। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके रिलेटेड, कि हमने कितने क्वेश्चंस का खत्म, कितने क्वेश्चंस हमने खत्म कर दिए हैं। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन पेप्टाइड बॉन्ड, ये हमने फिनिश कर लिया है, पेप्टाइड बॉन्ड देख लिया हमने। इसके अलावा व्हाट आर द मेन बायोमोलिक्यूल्स फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये नहीं देखा है अभी हमने। इसके अलावा हमने ये देख लिया है, वेयर डज वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग, ये हमने देख लिया है। इसमें आपको सेम वही चीजें लिखनी है, डिनेचुरेशन वाली, तो वही चीज यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद नाइन्थ वाला क्वेश्चन जो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिनेचुरेशन ऑफ, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिनेचुरेशन विद एग्जांपल, ये हमने डिस्कस कर लिया है डिनेचुरेशन। उसके बाद टेंथ वाला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये हमने डिस्कस कर लिया है।
उसके बाद ये चीजें हमने देख ली है। ठीक है, यहाँ से मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड वाला क्वेश्चन जो था वो हमने देख लिया है। गिव नेम एंड फंक्शन ऑफ 3 प्रोटीन्स, तो 3 प्रोटीन जो हमने देखे हैं, ग्लोबुलर, फाइब्रस, वो याद कर लेना। एक हमने देखा था, ये 2 प्रोटीन तो आप लोग याद कर लेना, एक प्रोटीन आपका और बचेगा, तो वो भी आपको बताते हैं कौन सा वाला आप याद कर सकते हो। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेम बताओ कोई प्रोटीन का और उसके फंक्शन बताओ। तो एक तो आप हेमोग्लोबिन वाला बता दोगे, एक आप केराटिन वाला बता दोगे। ठीक है, एक हमारे पास ग्लोबुलर फाइब्रस होता है, एक हमारे पास ग्लोबुलर होता था, वो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारा चैप्टर हो जाता है यहाँ पे फिनिश। इसके अलावा और कौन सी चीज हमने करी है, ये भी हम देखते हैं, इजेंशियल एंड नॉन इजेंशियल वाला क्वेश्चन। चलो, कोई ऐसा है जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही है? सभी को स्क्रीन शो हो रही है क्या? हो रही है हाँ सर। सर, हो रही है स्क्रीन। यस सर, फ्री है। यस सर। अच्छा, किसी को हो अगर रही है इशू सर। आए ना स्क्रीन स्क्रीन वाला, तो लीव करके वापस ज्वाइन कर लेना। कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क इशू की वजह से आपको स्क्रीन शो नहीं होती है। चलो, प्रोटीन तो आज खत्म करेंगे, फिर बाकी जो चीजें हैं वो अपन बाद में देख लेंगे, अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि 9:30 बजने वाली है। प्रोटीन तो हो जाएगा खत्म अपना कल। 15-20 मिनट के अंदर अपन लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। केराटिन हो गया था, छोटा सा टॉपिक एक और बचा हुआ है, फिर ये फिनिश हो जाएगा अपना प्रोटीन वाला सेक्शन। सब पूरा ही कर लो ना फिनिश। टाइम का रहता है ना, 9:30 बज चुकी है, हमारे दूसरे काम भी है फिर 9:30 बजे के बाद। हमने सोचा 9:30 बजे तक हम लोग फिनिश कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस टाइम अभी बहुत सारा है, अपन कर लेंगे फिनिश। कल सुबह की जो क्लास रहेगी उसमें अपन कर लेंगे फिनिश। इजेंशियल एंड नॉन इजेंशियल वो वाला क्वेश्चन अभी रह गया है हमारा, तो उसको करते हैं फटाफट फिनिश। ये रहा। एक क्वेश्चन आता है भैया कि इजेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड में क्या अंतर होता है। ये आपसे पूछा जाता है कि इजेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इजेंशियल अमीनो एसिड में क्या अंतर होता है। तो द अमीनो एसिड विच आवर बॉडी कैन नॉट मेक एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट। देखो, समझने की कोशिश करो, अपने लिए भी काम आएगा, ये शरीर के लिए काम आएगा। हमारा शरीर क्या करता है पता है आपको? हमारा शरीर इतना कैपेबल है कि खुद से ही प्रोटीन जनरेट कर लेता है, खुद से ही बना लेता है। अगर उसको डाइट में नहीं मिलता है तो, मान लो आप लोग प्रोटीन नहीं ले रहे हो, तो अपनी बॉडी बॉडी इतने कैपेबल होती है कि वो ऑटोमेटिक उस तरह का जो प्रोटीन उसको चाहिए वो ऑटोमेटिकली बना लेता है। बट कभी कभी क्या होता है, बॉडी नहीं बना पाती है, तो ऐसा ऐसे प्रोटीन जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती है, तो उसको हमें डाइट के फॉर्मेट में लेना ही पड़ता है। तो इसेंशियल वो होते हैं जिनको लेना ही पड़ता है, द अमीनो एसिड विच आवर बॉडी कैन नॉट मेक, जो बॉडी हमारी नहीं बना सकती है, जिनको हमें लेना ही पड़ता है डाइट के फॉर्मेट में, वो होते हैं इसेंशियल, की जरूरी है। नॉन एसेंशियल मतलब जो जरूरी नहीं है हमारे लिए, हमारी बॉडी खुद बना लेती है। तो अभी आपने पढ़ा था ना ग्लाइसिन और एलेनिन, ग्लाइसिन एलेनिन, ये 2 एग्जाम्पल याद कर लेना, प्रोटीन के काम आएंगे आपको। वो अपना क्वेश्चन जो था जिसने आपसे पूछा था कि 3 प्रोटीन के नाम लिखो, उनके फंक्शन लिखो, तो बता देना ग्लाइसिन और एलेनिन का, कि ग्लाइसिन और एलेनिन जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं। बाकी वैलिन, ल्यूशीन, ल्यूशीन का छोटा भाई आइसोल्यूशीन, लाइसिन, जो होते हैं ये हमारे इसेंशियल है। ये तो चाहिए ही चाहिए शरीर के अंदर, नहीं मिलेंगे ना तो बीमारी हो जाएगी आप। कौन सी बीमारी हो सकती है? क्वाशियोकोर और मरासमस। ठीक है, तो ये प्रोटीन वाला सेक्शन अपना कवर हो गया। अब थोड़ा सा विटामिन बचा हुआ है, विटामिन के बाद अपना न्यूक्लिक एसिड बचा हुआ है, इतने में अपन लोग फिनिश कर लेंगे इस। कल की जो क्लास रहेगी, कल की जो क्लास रहेगी उसमें अपन लोग स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं अपने, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसमें से जितना हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। कल अपनी 2 क्लास रहेगी, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। ठीक है, चलिए तो स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग को पहले तो।